चलो अब समझ लेते हैं, ये हमारा टॉपिक हो गया पूरा, है ना। चलो समझ लें। आप लोगों को फिर से एडवाइस है ना, एक बार देख के जरूर आना, जितने भी टीचर्स बामोर में आर्ट्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, देख लेना है। यही लग गया है तो ठीक है। अरे फिर भी देख तो लेना, है ना। मुझे तो आप लोग देखते रहोगे यूट्यूब पे, मैं तो वहां मिल जाऊंगा, ठीक है, वहां पर। क्या कह रहा है उसका, थोड़ा सा लेते फीडबैक ना है। पर मन तो भर गया होगा, पछता तो रहा होगा जा करके। चलो देखो, आज की हमारी दुनिया के बारे में अगर अपन बात करें तो आज हमारे पास सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, सब कुछ है। अगर देश विदेशों में कोई व्यक्ति अगर ब्लॉगर बनाने वाला, ब्लॉग बनाने वाला है ना, वो वहाँ कुछ बना रहा है, अमेरिका में कुछ खा रहा है और उसने वहाँ का वीडियो बनाया और यहाँ पर मतलब उस पर पोस्ट किया, किस पर, इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह पर, और उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। यानी कि हमें देश विदेशों की जानकारी यहाँ पर घर बैठे आसानी से मिल जाती है। लेकिन 14वीं सदी के बारे में सोचो, जब इब्न बतूता है ना भारत में आया था, उस समय तो कोई ऐसे सोशल मीडिया थे नहीं जो कि भारत के बारे में वो जानकारी ले सके, है ना। लेकिन उस समय भी हमारा पूरा का पूरा भारत और दुनिया वेल कनेक्टेड था यूरोप अफ्रीका से, है ना। ये तुम्हारा यूरोप हो गया, यहाँ पे यूरोप, भारत से व्यापार होता था इस रास्ते और ऐसे वो यूरोप में निकल जाते थे, है ना। और ये था अफ्रीका, अफ्रीका से ऐसे व्यापार होता था और यहाँ से रास्ते ऐसे चाइना के लिए जाते थे और जापान, नॉर्थ कोरिया वगैरह इधर रसिया तक निकल जाते थे। यानी कि पूरा का पूरा इंडिया चारों तरफ से रास्तों से क्या था, एकदम वेल कनेक्टेड था। तो ये इब्न बतूता इन्हीं रास्तों का फायदा उठाते हुए भारत में आता है ना। और भारत में आकर के अरबी बोलने वाले, फारसी बोलने वाले, तुर्की भाषा बोलने वाले लोगों से मिलता है, दोस्ती करता है, उनके साथ चाय पीता है और कुछ अपनी बातें शेयर करता है और कुछ उनसे क्या करता है, मतलब बातचीत कर रहे हैं तो कुछ वो कह रहे हैं, कुछ ये कह रहा है, तो यहाँ के लोगों के बारे में वो इस तरह से जानकारी इकट्ठी कर रहा है और अपनी डायरी में क्या कर रहा है, लिख रहा है। उनको बहुत बड़ा चढ़ा करके ही क्या करता था, वो लिखता था, है ना। उसने वो कई बार ऐसी चीजों के बारे में लिखता था जो एकदम अपरिचित थी, है ना। जैसे उसने यहाँ पर नारियल के बारे में लिखा, जैसे उसने उसके बारे में क्या नाम है, पान के पत्ते के बारे में लिखा, है ना। क्योंकि ये चीजें ऐसी थी जो यूरोप में थी ही नहीं, मिलती ही नहीं थी वहां पर। तो वो ऐसी चीजों को क्यों लिखता था, वो इसलिए लिखता था क्योंकि यूरोपीय लोग जब पढ़ेंगे इस किताब को तो उनको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी, अनजानी चीजें मिलेंगी, अनदेखी चीजें मिलेंगी, तो वो एकदम शौक होंगे देख करके और वो किताब को अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि हो सकता है ऐसी ही चीजें हमें इंटरेस्टिंग आगे भी इसमें मिले, है ना। इसीलिए वो चीजों को क्या करता था, बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बोलता था और लिखता था, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप लोगों से बस इतना ही पूछेगा उसके बारे में, जो पान वगैरह था उसने कौन सी चीजों के बारे में यहाँ पे लिखा था, तो पान और नारियल के बारे में उसने लिखा था, है ना। नारियल के बारे में लिखा था कि वो एकदम इंसान की जो खोपड़ी होती है वैसा होता है, उसमें दो नारियल में आप लोग देखेंगे उसका छिलका उतार के तो उसमें ऊपर छेद जैसे दिखाई देते हैं, 3 छेद दिखाई देते हैं ना, 3 होते हैं ना, 2 ऊपर और 1 नीचे। तो वो कहता है कि इसमें 2 आंख हैं, 1 मुंह है, ऐसा कुछ जैसे इंसान के चेहरे में होता है वैसा ही इस नारियल में भी होता है। और इसको अंदर फोड़ो तो इसमें क्या मिलता है ना, पानी, सफेद पानी मिलता है, दूध या पानी मिलता है। ऐसा ऐसा उसने पूरा का पूरा उसके बारे में क्या किया था, डिस्क्रिप्शन दिया था, वर्णन किया था, ठीक है। आएगा नहीं आप लोगों से डिस्क्रिप्शन नारियल के बारे में क्या लिखा था, आ जाए तो लिख देना, क्या आप लोग इसको भूल जाएंगे, नहीं भूलेंगे ना। तो जब ऐसे पढ़ते हैं कहानियों के थ्रू तो तुम, मुझे लगता है कि जब पेपर को कई बार कभी तुमने वो नहीं देखा हुआ क्वेश्चन, पहली बार भी तुम एग्जाम में बैठोगे और इब्न बतूता का नाम आएगा, नारियल से जुड़ा हुआ आएगा, तो मुझे पता है तुम्हें कहानी स्टोरी जरूर याद आ जाएगी इतने से ही कि सर ने नारियल और इब्न बतूता के बारे में क्या बताया था, है ना। नहीं तो इस आर्ट्स में इतना है पढ़ने के लिए कि तुम पढ़ पढ़ के याद कर करके पागल हो जाओगे, है ना। मैं बहुत कम लिखाता हूँ आप लोगों को टॉपिक्स में से, ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि जो बोल रहा हूँ वो आप लोगों के माइंड में यहीं यहीं बैठ जाए, याद हो जाए, है ना।
और इसने जो क्या नाम है वो था ना पान का पत्ता, चूंकि ये देखो यहाँ का था, यहाँ का कहीं का ग्रीस का है ना, पारस का, पारस ये रहा तुम्हारा, यहाँ पर पारस की खाड़ी है, कौन सी वाली, हाँ ये पारस की खाड़ी, ठीक है ये वाली। तो यहाँ से ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मेडिटेरेनियन सी, मध्य भूमध्य सागर, यहाँ पर होती थी अंगूर की खेती। तो ये देखते रहते थे उस पूरे के पूरे एरिया में। तो इसने पान के पत्तों की तुलना, मेरे को ये बताओ किससे करी होगी, मेरे को ये बताओ, तुम कभी कोई चीज देखते हो तो उसकी तुलना तुम करोगे तो किससे करोगे, जो चीजें तुम पहले से जानते होंगे, है ना। जिस चीज को तुम जानते ही नहीं हो उस चीज से तुलना कर सकते हो, नहीं कर सकते, है ना। पहली बार ही देखा है तो तुमने उसके जैसी अगर कोई चीज पहले देखी होगी तो तुम कहोगे यार ये चीज तो कुछ वैसी लग रही है ना। तो इसने पान के पत्तों की तुलना किससे की, वहां पर होती थी अंगूर की खेती, जैसे अंगूर की बेल होती थी वैसे ही पान के पत्ते की भी क्या होती थी, बेल होती थी। तो इसने कहा कि ये जो अंगूर की जो पान के पत्ते थे वो अंगूर की जो बेल होती है वैसे थे, लेकिन अंगूर की बेल में फल लगते हैं, अंगूर लगते हैं, इसमें कोई फल नहीं लगता है। इसको लोग सिर्फ और सिर्फ चबाने के लिए क्या करते हैं, उगाते हैं। इसमें सुपारी रखते हैं, चूना रखते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, चबाते हैं, है ना। जब सोचो ये बात जब यूरोप के लोग पढ़ेंगे देखेंगे तो उनको लगेगी ना मजेदार चीज। तो वो ऐसी ऐसी चीजों के बारे में लिखता था जो एकदम पढ़ने वाले को क्या लगे, इंटरेस्टिंग लगे, और बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके क्या करता था, लिखता था, ताकि पढ़ने वाले को, पाठक को मजा आए, है ना। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे इसमें इब्न बतूता और भारतीय शहर, ठीक है। पान का पत्ता और तुम्हारा नारियल हो गया, ठीक है। उसकी यही स्टोरी थी, इसलिए मैंने उसमें कुछ नहीं लिखवाया था, मुझे पता था कि आप लोगों को याद रहेगी ये सब पान के पत्ते के बारे में बात, है ना। भूल जाएगा नारियल के बारे में, पान के पत्ते के बारे में है। पान के पत्ते की तुलना उसने किससे की थी, और नारियल की तुलना खोपड़ी से। बस इसमें क्या है भूलने के लिए, बता देना कैसी खोपड़ी होती है, कैसा नारियल होता है, ठीक है। देखो अब उसका देखते हैं भारतीय शहरों को लेकर के उसका क्या नजरिया था, है ना। तो उसने कहा था यहाँ के भारत के शहरों को देकर के ये शहर किससे, अवसरों से भरपूर हैं, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, किसके लिए, काम करने वाले लोगों के लिए, है ना। तो अवसर से भरपूर थे हमारे देश के शहर। और उसने कहा शहरी जीवन के बारे में, उसने क्या कहा कि यहाँ के जो शहर हैं बहुत घनी आबादी वाले शहर हैं और बहुत समृद्ध भी हैं, समृद्ध यानी कि प्रॉस्परस हैं, जिनमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो इन शहरों में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और बहुत ज्यादा समृद्ध है, इनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और इसने खास करके दिल्ली और दौलताबाद का जिक्र किया था, है ना। किसका, दिल्ली और दौलताबाद, है ना। दिल्ली ये रहा, है ना, ये, और दौलताबाद मिलेगा तुम्हें कहाँ पर, महाराष्ट्र का एक शहर था दौलताबाद, ठीक है। तो इसने दिल्ली के बारे में कहा कि दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर और सबसे समृद्ध शहर था। लेकिन उसने ये भी लिखा कि ऐसा ही एक शहर साउथ में भी था, वो कहाँ पर था, महाराष्ट्र में दौलताबाद। वो भी एरिया में कम नहीं था, उसकी भी पॉपुलेशन कम नहीं थी, वो दिल्ली को क्या दे रहा था, बराबर टक्कर दे रहा था, है ना। दिल्ली सबसे बड़ा और घनी आबादी वाला शहर था, दौलताबाद इसको टक्कर देता था, है ना। और उसके बाद है तुम्हारी बाजारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी, है ना। तो मुझे बताओ बाजार में क्या होता है, बाजार में क्या होता है, आप बाजार में गए हैं, हाँ, तो क्या होता है बाजार में, सिक्का चूका मतलब क्या, बताओ है, व्यापार से संबंधित चीजें होती है, यानी खरीद फरोख्त की चीजें होती हैं, कुछ बेचा जाता है और कुछ खरीदा जाता है। इसके अलावा और भी कुछ किया जाता है क्या बाजारों में, और क्या किया जाता है बाजारों में, बताओ जरा, है टैक्स, हाँ ठीक है, ये तो व्यापार से संबंधित हो गई। इसके अलावा और कुछ होता है क्या व्यापार के अलावा, यहाँ पर खरीद फरोख्त के अलावा, है। देखो ये इब्न बतूता क्या कह रहा है कि जो बाजार थे भारत के वो सामाजिक गतिविधियों के केंद्र थे, यानी कि सोशल स्पेसेस थे। आप लोग देखना, आप लोगों के दादाजी या कोई हो, है ना, बुजुर्ग पुराने,
अब ये बात 14वीं सदी की है। आज आप लोग बाजारों को ऐसा नहीं देखते है ना, आज बाजारों में खरीद फरोख्त की चीजें होती हैं ज्यादातर, लेकिन पहले के बाजारों के बारे में सोचिए। आप सोचिए, आपके अगर कोई दादाजी हो है ना, बुजुर्ग, उनसे पूछना कि आप बामौर में जाते थे हाट को तो क्या क्या होता था वहां। इसी बामौर में हाट में लगती थी ना मंगलवार को। आज उस हाट का इतना क्रेज होता है क्या किसी को? रोज ही हाट है ना, चाहे जब चले जाओ चाहे तब कर ले, लेकिन उस समय हाट का बड़ा क्रेज होता था है ना। हाट में ही होता था, आस पड़ोस के लोग आ रहे हैं हाट में खरीदने बेचने के लिए। दूसरी बात, पहले मिलने का मौका नहीं मिलता था लोगों को एक दूसरे से, तो हाट में आते थे बाजार में, यहाँ पर सबसे लोग क्या हो जाते थे, मिल लेते थे। तो सामाजिक गतिविधियों का केंद्र का मतलब यही है। कई कई बार तो जो मुखिया होते हैं गांवों के, वो मुखिया आते थे अपनी बढ़िया चारपाई लेकर के, साथ में अपने लोगों के साथ में चारपाई डली है, एकदम बढ़िया तकिया लगा है, एकदम हुक्का रखा है ना, और सुट्टा चल रहा है और साथ में पंचायत भी चल रही है ना। कई कई बार तो लोगों के शादी रिश्ते बाजार में ही फिक्स हो जाते थे, क्योंकि लोग मिलते थे है ना, लोग मिलते थे तो भाई मिल रहे हैं तो शादियों की बात हो गई, कोई और चीज़ों की बात हो गई। तो ये केवल और केवल खरीद फरोख्त का केंद्र नहीं हुआ करते थे पहले है ना। पहले बाजार सामाजिक संस्था के रूप में भी क्या करते थे, काम करते थे। समाज में लोग यहाँ पे मिलते थे, शादियों की बातचीतें होती थी है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे होती थी है ना। और क्या है इसके बारे में? और दूसरी बात, बाजारों में, हर बाजार में ये लिखता है कि मंदिर और मस्जिद भी होते थे है ना, तो धार्मिक केंद्र भी होते थे बाजार। लोग आ रहे हैं तो बाजारों में मंदिर मस्जिद जरूर मिल रहे हैं, वहां पर पूजा कर रहे हैं, ठीक है, ये भी चीजें होती थी वहां पे है ना। और आप लोगों ने देखा होगा हाट, जब आप लोगों को वो जो क्या नाम है वो आता है, कोई जादू टोना करने वाले लोग, क्या वो रोज दिखाई देते हैं आप लोगों को बाजार में? नहीं ना। वो कब आता है? जिस दिन हाट लगती है ना। अब तो यहाँ पे पता नहीं कहाँ रहता है वो, कहाँ बैठता है, कहाँ लगाता है। पहले उधर स्टेशन पे पहुंच जाता था, एकदम खाली जगह पड़ी होती थी, स्टेशन के आगे कुछ बना नहीं था पहले है ना। तो अब तो बन गया है वो, तो वहां जगह नहीं है, अब पता नहीं कहाँ कहाँ करता है। तो जादू टोना करते हैं, जादू दिखाते हैं कुछ, कीड़ा वगैरह है ना। अच्छा, बंद कर दिया है ऐसा कुछ? अभी आप लोग बाजारों में जाओ, कहीं सिंगर डांसर जैसी चीजें आप लोगों को मिलती है बाजारों में? नहीं है। और पहले बामौर जैसे बाजारों में है ना, जब हाट लगती थी तो वहां पर एकदम बढ़िया सिंगर भी आते थे, डांसर भी आते थे, एकदम माहौल बनता था बाजार में है ना। नर्तक वगैरह है ना, नर्तक नर्तकियां, तो एकदम क्या होता था, बाजार में माहौल बनता था एकदम। फिर शाम को बढ़िया सबसे मिल मिला करके और तब जाते थे लोग घर पे है ना, फिर होती थी। इस तरह से बाजार काम करते थे है ना। पब्लिक परफॉर्मेंस है ना, पब्लिक परफॉर्मेंस का मतलब वही नाच गाना वगैरह, ये सब बाजारों में होता था है ना। और कृषि समृद्धि और उपजाऊपन, एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी। इब्न बतूता यहाँ की कृषि समृद्धि के बारे में क्या कहता है? वो कहता है कि भारत के लोग साल में 2 बार खेती कर लेते थे है ना, 2 बार। उसने इसकी खेती के बारे में क्यों लिखा होगा? क्योंकि वहां पर साल में 2 बार खेती नहीं होती होगी, तो उसको लगा कि यहाँ के लोग तो 2 बार खेती कर लेते हैं। फिर उसने लिखा कि 2 बार खेती कैसे कर लेते होंगे, तो उसने लिखा कि यहाँ की जो मिट्टी थी वो कैसी थी, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी है ना। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ से उत्तराखंड से जो नदी निकली है, कौन सी, गंगा नदी है ना, वो गंगा नदी उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल में ऐसे होते हुए इधर जा रही है ना। तो गंगा नदी छोटी तो है नहीं है, देश की सबसे बड़ी नदी है वो, और पूरे यूपी में ऐसे फैल के जा रही है। तो उसके बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े क्या है, मैदान है। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ से नई मिट्टी आती है, नई मिट्टी कैसी होती है, उपजाऊ होती है। तो इन क्षेत्रों में, और उधर से आप लोग देखोगे यहाँ से तुम्हारी वो सिंधु नदी आ रही है ना, इधर के राज्यों में होते हुए ऐसे उधर निकल जाती है तुम्हारी पाकिस्तान में। और यहाँ पे 6 नदियों का बोलबाला है उधर है ना, सिंधु, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब है ना,
झेलम, ये 5-6 नदियां उधर, 5-6 नदियों का उधर, तो उधर की मिट्टी उनकी वजह से उपजाऊ है। तो हमारे देश को कहा ही नदियों का मायका जाता है, इतनी सारी नदियां हैं हमारे देश में। हमारे देश की जितनी नदियां पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, और इसीलिए हमारे देश का नाम है नदियों का मायका, है ना। और जहाँ पर जितनी ज़्यादा नदियाँ होंगी वहाँ की मिट्टी और उतनी ज़्यादा क्या होगी, समृद्ध होगी, है ना। क्योंकि नदियों में बाढ़ आती रहती है और बाढ़ से नई नई मिट्टी बह करके आती रहती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। और वो यहाँ के बारे में लिखता है, रेशम के बारे में खासकर लिखता है। किसके बारे में? व्यापार और वस्त्रों की मांग, है ना। यहाँ पे वस्त्रों की, यहाँ के वस्त्रों की मांग, खास करके जो रेशम होता था, मलमल, है ना, इतना मुलायम रेशम होता था कि उसकी देश दुनिया में डिमांड इतनी ज्यादा थी कि राजा महाराजा ऑर्डर कर करके मंगाते थे दूसरे देशों के किंग्स कि भैया वो वाला कपड़ा पहनना है। हमारे यहाँ की खुद जो महारानी विक्टोरिया थी, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, उस समय महारानी विक्टोरिया यहाँ के सिल्क से बनी हुई साड़ी पहनती थी, सोचो, है ना। इतनी उसकी बहुत ज्यादा क्या थी, डिमांड थी। तो उसने उसके बारे में खासा जिक्र किया है, ठीक है। है? मैंने इसके बारे में आप लोगों को बता दिया था, है ना। आज तो हमारे पास संचार के लिए 5G है, 5G, है ना। इतना फास्ट इंटरनेट है कि खबर तुरंत ही क्या होती है, पहुंचती है ना। है 5G भी चिपक जाते हैं। अरे तो 4G तो है, लेकिन 14वीं सदी का सोचो, 14वीं सदी में तो कुछ भी नहीं था, मोबाइल ही नहीं था, इंटरनेट तो दूर की बात। सिर्फ और सिर्फ एक जगह से लोग दूसरी जगह जा करके संदेश पहुंचाते थे। अगर मुझे संदेश कहीं पहुंचाना है तो मुझे अपना व्यक्ति ही क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। ऊपर से भूल गया कुछ तो और दिक्कत, है ना। पर उस समय तो क्या नाम है, उसके प्रिंटिंग प्रेस वगैरह के आविष्कार हो चुके थे 14वीं सदी के आसपास तक। तो उस समय तो स्याही और कागज का भी आविष्कार हो चुका था, तो लिख करके चीजें पहुंचा देते थे, है ना। लिखावट अच्छी खासी उस समय डेवलप हो चुकी थी, है ना। लेकिन यहाँ की डाक व्यवस्था के बारे में ये एक वर्णन करता है, संचार की अनूठी प्रणाली, है ना। सराय की व्यवस्था क्या होता था, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि अगर हमें सिंध से दिल्ली आना है ना, तो सिंध से दिल्ली आने में लगभग 50 दिन का समय लगता था। लेकिन इसने एक चीज यहाँ पे ऐसी देखी कि सिंध से दिल्ली लोग 5 ही दिन में पहुंचा दे रहे हैं अपना मैसेज। यानी कि 14वीं सदी का 5G नेटवर्क कुछ इस तरह से काम कर रहा था। ये लोग क्या करते थे, जैसे मान लो ये तुम्हारा सिंध है और ये तुम्हारी दिल्ली है ना, और ये उसके बीच का क्या है, रास्ता है ना। रास्ते में क्या होता था, यहाँ पे बीच बीच में रुकने की जगह बनाई जाती थी, है ना, रुकने की जगह, जिनको अपन कहते हैं सराय। क्या कहते हैं, सराय। ये जो लिखा है ना, सराय की व्यवस्था। तो सराय क्या है, वो जगह जहां पर व्यक्ति जाकर के क्या कर सके, रुक सके, पानी वानी पी सके, कुछ खा पी सके, रेस्ट कर सके, आराम कर सके। ये लोग क्या करते थे, एक व्यक्ति यहां से चलना शुरू किया, है ना। अब ये व्यक्ति यहां से दौड़ रहा है, उसके बाद इसको यहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति भी क्या होगा, मिलेगा, है ना। ये आप लोगों ने वो देखा ना, सेम टू सेम कांवर भर के लाते हैं ना, दौड़ दौड़ के। कौन सी कांवर बोलते हैं उसको, है डाक कांवर। सेम टू सेम यही प्रणाली चल रही थी कहां पर, 14वीं सदी में। किसके लिए, संचार के लिए। एक व्यक्ति यहां से दौड़ा और संदेश लेकर के गया, यहां तक उसने पहुंचाया, यहां से दूसरा व्यक्ति दौड़ा, फिर संदेश को लेकर के ऐसे ऐसे, मतलब दौड़म दौड़ घोड़े पर क्या कर रहे हैं, वो जा रहे हैं। और इस तरह से संदेश, अगर एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो 50 दिन में पहुंचता था। लेकिन ऐसे संचार व्यवस्था से वो संदेश वहां पर कितने दिन में पहुंचा दिया जाता था, सिर्फ 5 दिन में पहुंचा दिया जाता था, है ना, सिंध से लेकर के दिल्ली तक। तो ये थी वहां की उस समय की क्या, संचार प्रणाली, है ना, कम्युनिकेशन सिस्टम। सराय के बारे में बता देंगे, सराय क्या था, क्या था सराय, रुकने की जगह, है ना, लोगों के रुकने की जगह थी क्या, सराय, है ना। तो डाक प्रणाली की कुशलता, एफिशिएंसी, अगर आप लोगों को पूछा जाए डाक प्रणाली की, बता देंगे इसकी एफिशिएंसी। जो मैंने आप लोगों को समझाया भाई, इसमें क्या करना है, बताना है आप लोगों को, ठीक है। कि इस डाक व्यवस्था के कारण, नहीं ना हो तो इसमें लिख लो 2 लाइन, ठीक है, लिखो, लिखना है इसमें, डाक प्रणाली की कुशलता में।